जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। और आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को लिखिए या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 3 से 5 नंबर में इस टॉपिक को पूछ लिया जाता है। तो देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक पर और देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग जो किए थे उस प्रयोग के आधार पर उनको क्या निष्कर्ष मिला और उन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने किस तरीके से किसी परमाणु की व्याख्या की है। तो यहाँ पर एक परमाणु बनाया गया है। हम जानते हैं कि परमाणु में बीच में क्या होता है, नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। तो जो ब्लैक कलर का बनाया है हमने, मान लीजिए वो क्या है, नाभिक है, और उसके चारों तरफ जो रेड कलर से बनाया है कक्षाएं। तो उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने देखा कि जैसे ही वो किसी परमाणु पर अल्फा रेज डालते हैं, अल्फा किरणें डालते हैं, तो वो अल्फा किरणें किस तरीके से व्यवहार करती हैं। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा किरणें सीधी निकल जाती हैं। इस चित्र में आप देखेंगे अल्फा रेज A और अल्फा रेज G ये बिल्कुल सीधी बिना विचलित हुए निकल जाती है। इसको देखकर उनके मन में ये विचार आया कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, ना इनको कोई आकर्षित कर रहा है ना इनको कोई प्रतिकर्षित कर रहा है। तो भाई इनको रोकने वाला कोई नहीं, इसीलिए क्या चली गई, बिल्कुल सीधे चली गई। उसके बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि चित्र के अनुसार B और F ये दोनों प्रकाश किरणें ऐसी हैं जो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। ये चीज़ देखने के बाद उनको पता चला कि कुछ तो ऐसा है जो इनको विचलित कर रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि C और E ये बहुत ही ज़्यादा अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। इसको देखकर वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं धन आवेश है, क्योंकि अल्फा कण या अल्फा रेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिन पर बहुत ज़्यादा धन आवेश है, उनको कोई धन आवेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है या अपने मार्ग से विचलित कर सकता है। कुछ तो अल्फा रेज ऐसी थी जो आई और अपने ही मार्ग से वापस लौट गई, हालांकि इनकी संख्या बहुत ही कम थी। यहाँ पर जो मैंने ABCDEFG बताया, आपको वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये सारी बातें आपको बता दी। क्वेश्चन में इस चित्र का बनाना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन समझाने के पर्पज से हमने ये चित्र बना लिया। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल दिया, उस परमाणु मॉडल में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर ही बहुत छोटे भाग में, जिसे नाभिक कहते हैं, संकेंद्रित रहते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश, देखिए इस परमाणु के पास जितना भी धनावेश होगा, जितना भी द्रव्यमान होगा, वो सब कहाँ रहेगा, वो सब इस नाभिक में, या ये कह लें कि परमाणु के बीच में एक छोटा सा स्थान उसमें रहेगा, और इसी छोटे से स्थान को हम क्या कहते हैं, नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। इस नाभिक में रहेगा। ठीक है। अब नाभिक में ढेर सारा धनावेश है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नाभिक के पास से जो भी अल्फा रेज गुजरेगा वो विचलित हो जाएगा, इससे दूर से गुजरने वाले अल्फा रेज विचलित नहीं होंगे। चित्र में आप देखिए, जो अल्फा रेज या जो अल्फा किरण इस नाभिक के जितना समीप से होकर गुजरी है, वो उतना ही ज़्यादा विचलित हुई है। देखिए ये दूर से गई है, ये नाभिक से दूर से गई है, तो ये बिल्कुल सीधे चली गई है, इसमें कोई विचलन देखने को नहीं मिला है। ये थोड़ा सा नाभिक के समीप थी, तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई है।
और ये बहुत ज़्यादा नाभिक के समीप थी तो ये बहुत ज़्यादा विचलित हुई है, और ये तो बिल्कुल नाभिक के सामने पड़ गई तो ये वापस लौट गई। तो इस तरीके से चित्र में आप देख रहे हैं कि जो अल्फा रेज नाभिक के जितने समीप से होकर गुजर रहा है वो उतना ही अधिक विचलित हो रहा है, और इसके पीछे का एकमात्र रीजन यही है कि इस पूरे परमाणु का जितना भी धनावेश और जितना भी द्रव्यमान है वो सब इस नाभिक जैसे छोटे से स्थान में विद्यमान रहता है, या इस परमाणु के केंद्र में एक छोटे से स्थान में संकेंद्रित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। देखिए, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻14 मीटर की कोटि की होती है, और ये जो परमाणु है इस परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की रहती है। परमाणु की त्रिज्या रहती है 10⁻10 मीटर की कोटि। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा हो गया पहला टॉपिक, यानी रदरफोर्ड ने जो अपने परमाणु मॉडल की व्याख्या की, उस परमाणु मॉडल में उन्होंने पहला पॉइंट यही रखा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर ही बहुत छोटे से भाग में एकत्रित रहता है या संकेंद्रित रहता है, और उस छोटे से भाग को ही हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और उस नाभिक की त्रिज्या 10⁻14 मीटर की कोटि की होती है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। दूसरे नियम में रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अब देखिए, ये जो सारे गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, तो रदरफोर्ड ने बताया कि इस नाभिक के चारों ओर गोलों में इलेक्ट्रॉन्स वितरित रहते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, या यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स वितरित होते हैं या वितरित रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया क्या? रदरफोर्ड ने बताया कि जो 10⁻10 मीटर का जो क्षेत्र होता है, वो गोलाकार क्षेत्र होता है, उसी में ये इलेक्ट्रॉन्स वितरित रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, जैसे कुछ ऋण आवेश इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, इन सभी का कुल ऋण आवेश जो होगा वो नाभिक के धन आवेश के बराबर होगा। तो इस हिसाब से जो परमाणु हुआ हमारा वो विद्युत रूपेण कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अर्थात परमाणु पे ना तो निगेटिव चार्ज रहेगा और ना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये बात बताई उन्होंने अपने दूसरे नियम में। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे नियम पर और देखते हैं कि तीसरे नियम में उन्होंने क्या बताया। तीसरे नियम में रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर नहीं रहते। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये परमाणु के अंदर स्थिर नहीं रहते हैं, वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं, या ये कह ले कि वृत्तीय गति करते हुए वो इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक की परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी वृत्तीय पथ पर, तो फिर ये परमाणु के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से घूमती हुई कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रुक सकती है, उसकी गति वृत्ति नहीं हो सकती है अगर उसको कोई चीज़ रोकने वाली ना हो। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की वृत्तीय गति करते हैं तो इनको जो आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, वो आवश्यक अभिकेंद्र बल उनको नाभिक के धनावेश तथा इस इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इस परमाणु के स्थायित्व के लिए ये आवश्यक भी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक की परिक्रमा करते रहें। क्यों? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज,
और इस नाभिक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नाभिक पे जो धन आवेश है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो जाएगा। तो वो सारे इलेक्ट्रॉनों को अगर अपने अंदर खींच लेगा तो नाभिक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों का अपनी कक्षा में गति करना भी जरूरी है। तो अब हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि हमको लिखना क्या है। तो लिखने के लिए लिखा हुआ है सीधे सीधे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, अपितु वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए वो नाभिक के धन आवेश तथा इन इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश के मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है उससे प्राप्त हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेंगे तो फिर ये नाभिक में गिर जाएंगे, तब तो नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये हो गया उनका थर्ड पॉइंट। या अब देख लेते हैं कि उनके परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां रह गई, तो कमियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल को डिस्कस करने के बाद हम लोग कमियों को डिस्कस करने वाले हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई वो कमियां क्या हैं। देखिए, पहली कमी उनके परमाणु मॉडल में जो रह गई वो ये रही कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थता। रदरफोर्ड ने बताया कि इस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते हुए या त्वरित गति करते हुए लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, और हम जानते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार कमी आती रहेगी तो ये धीरे धीरे अपने से नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो उच्च कक्षा में जाएगा, और ऊर्जा कम होगी तो वो अपने से निम्न कक्षा में आएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वृत्तीय गति करते हुए लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, और ऊर्जा में कमी होगी तो धीरे धीरे वो कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस कथन को देखते हुए या इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमी रह गई कि वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहे। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। देखिए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में जो रदरफोर्ड ने बताया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चाहें उस कक्षा में गति कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर जो परमाणुओं से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो सतत प्राप्त होना चाहिए था। भाई, अगर कोई परमाणु जिस कक्षा में चाहे उस कक्षा में रहे या कभी इसमें कभी उसमें रहे तो वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की स्पेक्ट्रम देगा। तो इस तरीके से हमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा, सतत मिलना चाहिए। लेकिन सतत स्पेक्ट्रम हमको किसी भी परमाणु से प्राप्त नहीं होता है। हर एक परमाणु से हमको रेखीय स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होता है, और रेखीय स्पेक्ट्रम तभी प्राप्त हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन्स किसी निश्चित कक्षाओं में ही गति करें। यानी किसी परमाणु में जो निश्चित कक्षाएं हैं उन्हीं में अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तभी हमको जो रेखीय स्पेक्ट्रम हैं वो प्राप्त होंगे। रैंडमली अगर मूवमेंट करेंगे तो फिर हमको स्पेक्ट्रम रेखाएं सतत प्राप्त होनी चाहिए, जो हमको प्राप्त नहीं होती है। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या। हमने बताया कि उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया और उनके परमाणु मॉडल में क्या कमियां रह गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नील बोर ने जो इनके परमाणु मॉडल में कमियां रह गई थी उनको किस तरीके से दूर किया।